गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार कुछ क्लासेज में। आज हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जो बच्चे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह चैप्टर बहुत ही वीवीआई है, क्योंकि इस चैप्टर से लगभग 20 अंक का क्वेश्चन आता है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे और अच्छा से उसको बनाने की विधि जानेंगे। ग्राफीय विधि से जो आता है क्वेश्चन वो 5 अंक का होता ही है, और जो बीजगणितीय विधि से हल करें उसमें भी एक 5 अंक का दे देता है, और एक जो है हल करने के लिए 2 समीकरण देता है कोई विधि से, वो 2 अंक का दे देता है। तो 12 नंबर का तो ऐसे ही आ जाता है और ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो इसलिए यह जो चैप्टर है बहुत ही वीवीआई है। इसका उपयोग केवल 10th में ही नहीं है, आगे चल के भी जब तक आप लोग पढ़ाई कीजिएगा तब तक इसका प्रयोग है। तो देखते हैं सबसे पहले कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखिए चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो सबसे पहले हम इसमें समीकरण के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? समीकरण। समीकरण किसे कहते हैं? तो समीकरण पढ़ने से पहले हम पढ़ चुके हैं बहुपद। इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं? बहुपद। तो बहुपद भी एक समीकरण का ही रूप है, लेकिन बहुपद में क्या होता है कि बराबर जीरो नहीं होता है। मानिए जो बहुपद होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता है, लेकिन समीकरण जो है उसके बराबर जीरो होता है ना। इसलिए बहुपद समीकरण में अंतर यही हम समझ सकते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है 2x² प्लस 4x प्लस 8, आई लिखा हुआ है 2x² प्लस 4x प्लस 8 बराबर 0। तो दोनों में अंतर है, दोनों एक ही नहीं है। इसको अगर कोई पूछेगा क्या है, किसका उदाहरण है, तो ये बहुपद का है। किसका है? इसका कोई पूछेगा तो इसका हम क्या कहेंगे? समीकरण। किसका कहेंगे? समीकरण। तो अंतर यही है बहुपद और समीकरण में, समझ लो। बहुपद और समीकरण में जो द्विघात बहुपद होता है और जो द्विघात समीकरण होता है हूबहू एक ही होता है, लेकिन इसमें बहुपद में बराबर जीरो नहीं है और समीकरण में बराबर जीरो। इसको द्विघात बहुपद कहेंगे, इसको द्विघात समीकरण कहेंगे। तो बहुपद वाला सभी हम समीकरण में यूज कर सकते हैं, समझ में आया ना। लेकिन यहाँ हमको पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ हम पढ़े एक के चर वाला था, एक से एक के चर है ना जी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं मुख्य रूप से। तो सबसे पहले समीकरण के परिभाषा देखते हैं। किसका परिभाषा देखते हैं? समीकरण का। समीकरण क्या है? इक्वेशन। समीकरण किसे कहते हैं? तो प्रतीक को की सहायता से, प्रतीक मैं संकेत जिसको कहते हैं, व्यक्त किया गया एक गणितीय कथन जो दो व्यंजकों को समान अथवा तुल्य बताता हो। दो व्यंजक या दो वस्तु या दो कुछ हो उसको बराबर बताता हो कि इसके बराबर है, उसे क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। इसको दूसरे रूप से दो राशियों के बीच समानता दिखाने वाले कथन को क्या कहते हैं? समीकरण। मतलब कि समानता कौन दिखाता है? तो समानता में हमको बराबर के चिन्ह आएगा ना जी। समानता दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम लोग? बराबर का। तो मतलब कि समझ लो कि जिसमें बराबर का चिन्ह आ गया, इक्वल का, वह क्या हो गया? समीकरण हो गया। और जिसमें बराबर का चिन्ह नहीं है वो समीकरण नहीं है। समझ में आया ना? सिंपल बात यह है। जैसे यहां हम लिख दिए 3x प्लस 5 बराबर 2x प्लस 4। अगर ये हम लिख दिए तो इसमें बराबर का चिन्ह आया है ना, तो ये समीकरण है, क्योंकि ई एगो व्यंजक हो गया और एगो ई व्यंजक हो गया और दोनों क्या है? समान है। तो कह रहा है ना जी कि प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया गया एक गणितीय कथन जो दो व्यंजकों को क्या करता है? समान अथवा तुल्य, तुल्य माने बराबर बताता हो, उसे क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। तो दोनों आपस में समान बता रहे ना कि बराबर है। इसको अगर हल करेंगे तो 3x 2x घटेगा तो एगो x आ जाएगा, और प्लस 5 प्लस 4 ऊपर जाएगा तो माइनस 8, तो ऊपर लेके चल जाओ 4 प्लस 5 ऊपर जाएगा -5, तो x बराबर -1। तो ये हम हल किए तो वही ये एक समीकरण का ही रूप है, x बराबर -1। इसमें समान आ रहा है ना। तो समीकरण समझ लीजिए कि जिसमें सिंपल सी बात समानता का चिन्ह आ जाए। समानता मतलब के इक्वल, मतलब के बराबर का चिन्ह आ जाए, उसे क्या कहते हैं? समीकरण। उसे क्या कहते हैं?
समीकरण, उसे क्या कहेंगे हम लोग? समीकरण का बात एक और जान लो कि जो बहुपद है, अब बहुपद को अगर हम शून्य के बराबर कर दे रहे हैं, बहुपद को किसके बराबर? शून्य के, या बहुपद में बराबर का चिन्ह आ जा रहा है, तो भी एक प्रकार का क्या है? समीकरण है। तो ये भी कह सकते हैं कि बहुपद को जब हम शून्य के बराबर कर देते हैं तो वह समीकरण का रूप ले लेता है या समीकरण बन जाता है। बस ये भी परिभाषा है कि बहुपद को शून्य के बराबर करने से जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे समीकरण कहते हैं। अब बहुपद का तो व्यंजक, बहुपद का तो याद है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर के घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो, मतलब कि समीकरण में भी चर के घात जो होंगे और ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। लेकिन थोड़ा सा अंतर यहाँ पड़ता है कि जैसे अगर यहाँ लिख दिए कि 1/x² प्लस 4, 1/x² प्लस 4 बराबर 6, अब कहें ये तो हम डायरेक्ट कहेंगे बहुपद नहीं है, लेकिन इसको हम नहीं कह सकते कि बहुपद है, समीकरण है कि नहीं है। इसमें बराबर का चिन्ह है ना जे, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? हल। तो हल करेंगे तो क्या होगा? 1/x² प्लस 4, तो 4 ऊपर जाएगा ना जे, प्लस 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6 - 4, तो 1/x² बराबर क्या हो जाएगा? 6 - 4 2, तो 1 बराबर x² भागा ऊपर जाएगा तो गुना में, तो 2x² बराबर 1। तो देखो इसका रूप तो ठीक आ गया ना। इसमें आता था स्क्वायर ऊपर करते, तो इसका रूप अगर निकालते तो हमको x² ऊपर जाता तो x की पावर -2 हो जाता, प्लस 4 होता, तो ये बहुपद नहीं होता। आई लेकिन समीकरण है, क्योंकि बराबर आने से बहुत चीज बदल जाता है, समानता लेने से, है ना। क्योंकि नीचे वाले को ऊपर कर सकते, ऊपर वाला को नीचे कर सकते हैं। तो ध्यान ही रहे, कभी आ जाएगा निम्नलिखित में कोई समीकरण नहीं है, ई तुमको दिखाई दिया मार दो, तो ये गलत ना हो जाएगा। ये समीकरण है क्योंकि नीचे वाला ऊपर जा सकता है। बाकी आओ समझेंगे उस तरह से। देखते हैं आगे हम लोग। समीकरण तो जान गए कि समीकरण किसे कहते हैं, तो बहुपद को शून्य के बराबर कर देंगे तो समीकरण का रूप ले लेगा, या प्रतीकों की सहायता से व्यक्त किया जाने वाला एक गणितीय कथन होता है जो किसके दो व्यंजकों के समान अथवा तुल्य बताता हो। समान या दो राशियों के बीच समानता दिखाने वाले कथन को क्या कहते हैं? समीकरण। ये भी याद कर सकता है, सबसे इजी। इसका परिभाषा तो नहीं पूछेगा लेकिन याद रहेगा तो तुम्हें अच्छा काम है। समीकरण में एक या एक से अधिक चर अथवा क्या होते हैं? अचर राशियां होती है। तो यहाँ देख लीजिए, अगर समीकरण का जैस है तो x + 4 = 0, ये समीकरण है। इसमें चर की बात किया जाए तो चर है x, चर क्या है? अचर की बात किया जाए तो अचर इसमें 4 है, एको होगा, 0 भी होगा। तो अचर जो होगा वास्तविक संख्या होगा। अचर क्या होगा? वास्तविक संख्या। आज इसमें भी जो चर के लिए चलता है उसका गुणांक 0 नहीं होगा, है ना। उसी तरह से अगर यहाँ देखा जाए तो x² + x + 3 = 0, ये भी एक समीकरण है लेकिन ये द्विघात समीकरण है ना। यहाँ देखा जाए तो x + y = 6, ये भी समीकरण, ये भी बराबर का चिन्ह आ गया ना जे, जो समानता का चिन्ह आ जाए वो सब समीकरण है। लेकिन ये दो चर वाला है क्योंकि इसमें दो चर है ना, चर x और y है कि नहीं है। अचर राशि 6 है, दोनों का गुणांक 1 है तो 1 है ना। तो इस वन सिंपल सी बात जान लो कि जो समीकरण होंगे वो चर के आधार पर भी बटेंगे, 2 चर वाले, 3 चर वाले, 4 चर वाले। तो यही हमको पढ़ना। देखो क्या हमको पढ़ना है, सबसे पहले यही ना पढ़ना है जी, 2 चर वाले क्या पढ़ना है? कैसा समीकरण पढ़ना है? रैखिक समीकरण। कैसा पढ़ना है? तो रैखिक समीकरण की परिभाषा। तो रैखिक बहुपद की परिभाषा पढ़ा है, वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो? 1 हो, उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। अब बहुपद परीक्षा देगा तो जरूरी है कि परीक्षा में हमारा लगता है कि हर साल आता है कि रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, चाहे रैखिक बहुपद के शून्य कितना होते हैं, या निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है ना। हर साल आता है हम से, तो इसलिए तो 1 नंबर वहां से मिल गया। तो रैखिक माने जिसका घात 1 और 2 चर वाले, तो चरों की संख्या कितना? 2 और घातों की संख्या कितना? 1, मतलब कि दोनों चर के घात 1 ही होना चाहिए। समीकरण, तो समीकरण तो पढ़ लिया। युग माने जोड़ा, युग माने जोड़ा, तो सब आसानी से हम लोग पढ़ेंगे। आगे चलते हम लोग, समझ में आया ना? है आगे चलते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग में क्या इसमें है कि समीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ इक्वेशन, मतलब समीकरण के प्रकार। समीकरण के प्रकार 2 प्रकार से हम लिख सकते हैं। पहला हो गया कि चर के आधार पर, चर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स, माने चर के आधार पर। तो चर के आधार पर क्या क्या होगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एक चर वाले रैखिक समीकरण, है ना।
तो एक चर वाले रैखिक तो वैसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या क्या हो, एक, चरों की संख्या और घातों की संख्या है। रैखिक न पढ़े जे, तो रैखिक में घात कितना होता है, ऐसे हम कर दिए तो 2। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण माने चरों की संख्या भी एक और रैखिक माने घात एक और समीकरण है जे, इनमें सब लिखल है क्या है, एक चर माने चरों की संख्या एक, रैखिक माने घात एक और समीकरण होना चाहिए। तो वैसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या क्या हो, एक हो, चरों की संख्या क्या हो तथा घातों की संख्या भी क्या हो, एक हो, चरों की संख्या भी एक हो और घातों की संख्या भी क्या हो, एक हो, उसे क्या कहते हैं, रैखिक, उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। समझ में आया। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण जैसे देख लो 2x + 3 = 0, ये एक चर वाले हैं क्योंकि चरों की संख्या एक है, केवल एक है, और घातों की संख्या भी एक है ना जी, है, तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। जैसे 6x + 3 = 0, तो ये भी क्या है, एक चर वाले हैं। तो इसमें जैसे हो गया 2x + 3 = 0, 6x + 8 = 0, x - 3 = 0, ऐसे लिख सकते हैं 3x + 3 = 6x - 2, ये भी एक चर वाला है। देख लो चर तो एक से है ना जे, ये ना जोड़ लेना कि एगो x एगो x दूगो x, तो दो चर, और चर एक से है ना केवल, अगर दो चर रहेगा तो x के छोड़ के एगो और रहेगा, तो ये चर एक है और घात चर के क्या है, एक है, तो ये भी एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं। आगे देखते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हम लोग पढ़ेंगे ax + b = 0, ax + b बराबर क्या हो गया, जहां a और b वास्तविक संख्या है तथा a ≠ क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि अगर a = 0 हो जाएगा तो इसमें चर रहेगा जी, हाँ चर ना हो जाएगा, तो चौरे खत्म हो गया, तो एक चौरे खत्म हो गया। तो जो हमको एकदम जरूरी है उसका गुणांक 0 नहीं होगा हमेशा। एक चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है, कोई पूछेगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं, कितने होते हैं, एक चर रैखिक समीकरण का हल कितना होता है, एक। यहां तक समझ में आ गया, एक चर वाले रैखिक समीकरण समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं आगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर रैखिक समीकरण युग्म के में हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, चर के आधार पर न पढ़ रहे थे, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ लिए, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो वैसा समीकरण, देखो दो चर कहा है तो जिसमें चरों की संख्या क्या हो, दो, तथा दोनों चरों के घात क्या हो, एक हो, दोनों चर का घात ही एक होना चाहिए, है ना। एक से वाई दो चर है तो एक्स का भी घात एक और वाई का भी घात एक, उसे क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे 3x + 2y = 5, ये एक समीकरण है, लेकिन कैसा समीकरण है, इसमें चरों की संख्या दो है, ये एगो चर है, ये एगो चर है कि नहीं है, x एगो चर है, एगो y चर है ना जे। चर किसे कहता है, जिसका मान बदलता है, जैसे x y z सब जिसका मान हम बदले वाला रखेंगे। जैसे हम मैथ में बनाए थे, कोनो में x = 2 आ जाता है, कोनो में x = 3, कोनो में x = 4, तो इसी को चर कहते हैं। और जिसका मान नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं, अचर। और रैखिक समीकरण क्यों है, क्योंकि देखो x का भी घात एक है और y का भी घात एक है, तो रैखिक तो हो ही गया। और इसमें घातों की संख्या लिखेला पूछेगा कि घात कितने थे, एक ही ना लिखेंगे जे, तो एक घात वाला रैखिक समीकरण। तो उसी तो कहते हैं कि वैसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या क्या हो, दो, तथा दोनों चरों के घात क्या हो, एक होते हैं, उसे क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे 3x + 2y + 5 = 0, ये भी है। अच्छा समीकरण है तो मैं बराबर आ ही करेगा, समीकरण है तो उसमें किसका चिन्ह जरूरी है, समानता का। समीकरण में सबसे जरूरी क्या है, ऑप्शन नंबर ए चर, बी अचर, सी समानता का चिन्ह, डी असमानता का चिन्ह। क्या, समानता का चिन्ह सबसे ज्यादा जरूरी है ना जी। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, तो व्यापक रूप ax + by + c बराबर क्या होता है, जिसमें अचर राशि है a b या c, तो वास्तविक होगा। अचर राशि जो होगा क्या होगा, वास्तविक, तो a b c वास्तविक है, तथा
जो चर दो चर वाले पढ़े हैं तो दोनों चर का गुणांक 0 तो नहीं होना चाहिए। तो एगो चर का एक है, एगो चर का बी है, तो यहाँ लिखा रहता था ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू 0, ए या बी बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और सबसे एमबीबीआई जो आता है प्रश्न में, परीक्षा में, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं। देखो यहाँ कहा चाहिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, हमको पढ़ना क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दोनों में अंतर है, इनमें युग्म में लिखा हुआ है, इनमें युग्म में नहीं लिखा, तो इसमें केवल करा दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल होता है अनंत, याद रखना क्या होता है, अनंत, क्या होता है, अनंत। तो अनंत हल होता है, ये एकदम याद रखना, ये भी आई है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो आता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण कितने हल होते हैं, अनंत। अब तू ही ना मान देना, ऑप्शन नंबर ए में देगा एक, बी में देगा अनंत, सी में देगा कोई नहीं, डी में दे देगा कि सभी। तो तू एगो पढ़ेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसमें पढ़ेगा एको हल होता है, अनंतो हल होता है, कोईयो हल नहीं होता है। तब कहा तेरी तो यह में क्या है, लाओ मार दे सभी, लेकिन सभी आंसर होगा नहीं ना, हम केवल पढ़े पूछे थे क्या चाहिए, दो चर रैखिक समीकरण युग्म में पूछते तब ना सभी होता है, इसका आंसर है एक भी होता है, अनंत भी होता है, एक भी नहीं होता है। तो ये ध्यान देना, दो चर रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, एक सरल रेखा। देखो रैखिक समीकरण आ गया, चाहे तो दो चर वाला हो चाहे तीन चर वाला, रैखिक समीकरण है तो उसके ग्राफ कैसे होंगे, सरल रेखा ही होगा। द्विघात होगा तो परवलय होगा, द्विघात होगा तो परवलय। समझ में आ गया, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्या कर रहा है कि दो चर रैखिक समीकरण युग्म में पढ़ना है कि दो चर रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं, है ना। अब क्या है जो हमको चैप्टर पढ़ना वही बात आ गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ कह रहा है कि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को, देखो कह रहा है दो चर वाले कितने रैखिक समीकरण, दो रैखिक समीकरण को एक साथ लेने पर जो युग्म बनता है उसे क्या कहते हैं, दो चर रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। जब दो गो चर वाला रैखिक समीकरण को एक साथ लेंगे तो युग्म बनेगा, युग्म माने होता है जोड़ा। जैसे ई हो गया x प्लस वाई बराबर 2 x माइनस वाई बराबर 0, तो ये समीकरण एक हो गया, ये समीकरण क्या हो गया दो, ये दोनों को एक साथ लिए हैं तो ये समीकरण युग्म हो गया। यहाँ 2x प्लस 3y बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 0, तो ये भी युग्म न है जे, तो ये भी जोड़ा में है ना, तो ये भी समीकरण युग्म है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इसी को कहते हैं, है ना। इसके हल तीन प्रकार के होते हैं। अब कोई पूछेगा इसका हल क्या हो सकता है, तो एक भी हो सकता है। इसका हल और क्या हो सकता है, तो एक भी नहीं हो सकता, एक भी नहीं होंगे। माने ऐसे हो सकता है कि एक को न हो, इसी का अगर पूछे तो इसका अनंत भी हो सकता है। मतलब कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल चाहे तो एक होंगे, चाहे तो अनंत होंगे, चाहे तो एक भी नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर युग्म हटा के केवल पूछ दिया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल हैं, तो अनंत। दो चर रैखिक समीकरण कितने हल हैं, लेकिन युग्म के पूछा तो इसमें जो ऑप्शन आता सभी, तो सभी ने आंसर होता, तो दो तरह से ध्यान देना है। आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आगे बढ़ते, दो चर रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप, तो व्यापक रूप यही है, देख लेते हैं हम व्यापक। तो जैसे ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 एगो हो जाएगा, ए बी सी में आ जाएगा, तो में आ जाएगा dx प्लस ey प्लस f बराबर 0। इस समीकरण एगो हो गया, इस समीकरण क्या हो गया, दूसरा हो गया, तो दोनों समीकरण है तो दोनों को एक साथ लेंगे तो इस समीकरण युग्म कहलाएगा। अब व्यापक रूप यही होता है, सबसे बड़ा रूप। देखो सगरो प्लस है, ए बी सी आया ना, ए बी सी में आ गया तो डी एफ इसमें आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग जहां ए बी सी डी ई एफ वास्तविक संख्या है तथा ए बी सी डी नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक बी सी, ए बी सी ना होना चाहिए, यहाँ गलत दे दिया, सी ना होना चाहिए, यहाँ ई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ई डी होना चाहिए, ई क्या होना चाहिए, ई डी और ई दोनों ना, डी और ई नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, क्योंकि एक बराबर 0 करने के खत्म हो गया, तो ये तो एक चर वाला ना हो गया जी। तो इस प्रकार से, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम पढ़ेंगे बुक में तो मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे क्या, a1x प्लस
b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण युग्म के बारे में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे, याद रखना। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये थोड़ा सा हमको अच्छा लगता है क्योंकि समीकरण 1 में 1 1, समीकरण 2 में 2 2, है ना। समीकरण 1 का गुणांक a1 b1 c1 और समीकरण 2 का गुणांक a2 b2 c2, है ना। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तो कोई दिक्कत ना। अब इसमें गुणांक लिखला तो a1 क्या होगा, तो x के गुणांक को a1 कहेंगे और a2 भी कहेंगे, लेकिन समीकरण 1 में a1 है, समीकरण 2 में a2। उसी तरह से y के गुणांक को b1 और क्या कहेंगे, अचर पद c1 और कहेंगे ना। लेकिन देखो 1 वाला जो होगा वो समीकरण 1 का होगा भाग, और जो 2 वाला होगा वो समीकरण 2 का। समझ में आया नहीं, यहाँ तक है। तो व्यापक रूप ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे हैं दो चररेखीय समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या है, तो चाहे तो ई लिखो और चाहे तो ई लिखो, सही है, ई नहीं गलत है, ए भी सही है, ए भी सही है। जो तुमको आसान लगता है वही लिखो। कौन आसान लगता है, ऊपर वाला नीचे वाला, नीचे वाला, अच्छा ऊपर वाला तो ठीक। दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म के हल क्या होते हैं, तो दो चर रेखीय समीकरण का वैसा हल जो दोनों समीकरण को संतुष्ट कर दे। माने कि वैसा हल निकालना है जो दोनों समीकरण का हो, दोनों समीकरण को संतुष्ट करे, कोई एक समीकरण को नहीं, उसे क्या कहते हैं, दो चर रेखीय समीकरण युग्म का हल कहते हैं। जैसे अगर हम दे दिए यहां कि x प्लस वाई बराबर 9, यहां हम दे दिए कि x माइनस वाई बराबर 5, तो अगर हम कहें कि x बराबर 7, x बराबर y बराबर 2, क्या इसके हल हैं, तो अगर हम देखें तो x जगह 7 रखे, y के जगह 2 रखे, तो 7 और 2 9 आ रहा है ना, तो इसके लिए तो सही है। तो क्या इसका हल हो गया, नहीं, अभी हम इसको इसमें चेक करेंगे, इहो के लिए सही है तब यह हल होगा। अब इसमें चेक करो, x का मान 7, y का मान 2, तो 7 में 2 गया 5, ये भी सही है ना। तब ई दोनों का समीकरण युग्म का हल ई होगा। ई कहने का अर्थ है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का वैसा हल, यहां देखो युग्म नहीं कहा है, यहां समीकरण कहा है। क्योंकि दो चर वाले समीकरण के अनंत हल होते हैं, तो अनंत हल में वह हल जो दोनों समीकरण को संतुष्ट कर दे, जो दोनों समीकरण के लिए सही हो, है ना, जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करता हो, उसी को क्या कहेंगे, दो चर रेखीय समीकरण युग्म के क्या कहेंगे, हल कहते हैं, है ना। क्योंकि दो चर रेखीय समीकरण का अनंत हल, तो अगर दोनों के अलग अलग लेके बनाएंगे तो इसके अनंत हल, इसके अनंत हल, लेकिन एक ऐसा हल आएगा जो इसका भी होगा और इसका भी होगा, और वही वाला को हम कहेंगे दो चर रेखीय समीकरण युग्म का हल। अब ऐसा भी आ सकता है कि जो इसमें भी ना हो और इसमें भी ना हो, तो उसके कोई हल नहीं होंगे। ऐसा भी आ सकता है कि बहुत सारा मिल जाए, इसमें भी और इसमें, तो इसके अनंत हल होंगे। जब कभी एक को मिला एक हल, एक को नहीं मिला एक को हल नहीं, अब बहुत सारा मिल गया अनंत हल। समझ में आया ना, सिंपल सी बात। आगे देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं हम लोग मुख्य रूप से आ जाते हैं, क्योंकि दो चर रेखीय समीकरण युग्म से पहले जो पढ़ना था वो पढ़ लिए, दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म में पढ़ लिए। अब दो चर रेखीय समीकरण युग्म करने के हल करने की विधि पढ़ना हमको मुख्य रूप से। तो दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म को हल करने की विधि मुख्यतः दो है। कितने हैं, दो। एक है आलेखीय विधि, जिसको ग्राफीय विधि कहते हैं, या उसी को ज्यामितीय विधि भी कहते हैं। याद रखना, आलेखीय विधि, ग्राफीय विधि, ज्यामितीय विधि एक हो गया, है ना। एक होता है बीजगणितीय विधि, एक होता है क्या, बीजगणित। तो दो प्रकार के हल होते हैं। अब बीजगणितीय विधि में भी ढेर प्रकार का होता है ना। जैसे हो गया लुप्तीकरण विधि, इसी को कहते हैं विलोपन विधि, है ना। उसके बाद हो गया प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद हो गया वज्र गुणन विधि, और इसमें विधियां होती है, लेकिन मुख्यतः तीनों को हम लोग को पढ़ना है ना। अनुपात निर्णय विधि होता है, तुलनात्मक विधि होता है, और होता है विधि, लेकिन मुख्यतः हमको कितने पढ़ने हैं, तीन। तो देख लेते यही है
कि दो रैखिक समीकरण को हल करने के निम्नलिखित विधियां हैं। पहला बीजगणितीय विधि, दूसरा क्या है आलेखीय विधि। आलेखीय विधि को ही क्या कहते हैं ग्राफीय विधि, और इसी को क्या कहते हैं ज्यामितीय विधि। ज्यामितीय विधि। अरे बीजगणितीय विधि मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। लुप्तीकरण यहाँ लुप्तीकरण होगा, लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि, इसी को कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे विलोपन, विलोपन विधि कहेंगे। समझ में आया ना, इसी को क्या कहेंगे विलोपन विधि। आइए प्रतिस्थापन विधि, कौन है प्रतिस्थापन विधि। आगे क्या है वज्र गुणन विधि, क्या है वज्र गुणन विधि। तो 3 प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, है ना। तो मुख्य रूप से इसमें से एक क्वेश्चन आता है, देखिए गारंटी के साथ है कि यहां से 5 नंबर का आता है ना जे। अगर हम इस सीख लें, आसान है, कोनो हार्ड ना है, अगर हम सीख लें तो हमको यहां से 5 नंबर का मिल जाएगा। इसका गेसिंग भी कर देंगे, अगर गेसिंग कर देंगे तो हमेशा आ जाएगा। लुप्तीकरण विधि प्रतिस्थापन वज्र गुणन विधि से एक आता है, क्यों आता है, लेकिन ये आएगा क्या अंक, क्या 2 अंक के। समझ में आया, डायरेक्ट हल करने के लिए। ऐसे गुआव आएगा 5 नंबर के, गुआव क्या है इनका 5 अंक के, जो हमको मुख्य रूप से मानकर जो बनाया जाता है ना। वो डायरेक्ट उसमें समीकरण नहीं देगा, समीकरण आपको निकालना पड़ेगा और निकाल के फिर बनाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से कितना नंबर का आ गया हमको सब्जेक्टिव 5 5 10 2 12 नंबर के चांस 99% है कि आएगा सब्जेक्टिव, और 5 से 7 नंबर 8 नंबर के आ जाएगा ऑब्जेक्टिव, है ना। अब चलते हैं हम लोग, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में थोड़ा सा जानकारी पहले लेते हैं। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो 2 चर रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हम थोड़ा सा पहले जानकारी ले लेते हैं। देखिए, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के हम क्या बताएं कि यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस 2 बराबर 0, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। तो अब देखिए 2 को दे दिया 2 चर रैखिक समीकरण, इसी को कहेंगे 2 चर रैखिक समीकरण युग्म। अगर ये है तो इसके लिए शर्त हमको पढ़ना है कि कब होगा एक हल, कब होगा अनंत हल, और कब एक को हल नहीं होगा, है ना। तो इसका शर्त कहां से आता है, तो x y और अचर पद के गुणांक से शर्त निकालते हैं, है ना। इसको तुम लोग तुलना करते हैं, a1 a2 को, b1 b2 को, c1 c2 को, है ना। तो एक तरफ हम लिख देंगे मुख्य रूप से शर्त, क्या लिख देंगे शर्त। शर्त क्या होगा, उसके बाद हम लिखेंगे नाम, उसके क्या कहेंगे नाम, समीकरण युग्म का नाम। किसका नाम, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का नाम क्या होता है, ई पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे हल, कितने हल होते हैं, हलों की क्या चाहिए संख्या। ये बहुत भी आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, सब्जेक्टिव बनेगा। और उसके बाद बोलेंगे हम ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा होता है ना। ये चीज हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शर्त। तो आ जाइए हम लोग पढ़ते हैं शर्त। शर्त क्या होगा, पहले कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू अगर आ गया b1 बटा b2, एक शर्त हो सकता है कि अगर हम तुलना किए समीकरण 1 और समीकरण 2 में, तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 दोनों समान नहीं आया, इसका अर्थ है नॉट इक्वल टू, दोनों समान
नहीं आया। अब कहो कि मैं C1 बटा C2 कहाँ गया? तो जब दोनों समान ना आएगा ना तो C1 बटा C2 समान आए चाहे ना आए, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो जिसका कोई प्रभाव न पड़े उसको यहाँ रखे से कोई फायदा है नहीं, उसको सीधे हटा ही देते हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति क्या हो जाता है, मर जाता है, तो उसका प्रभाव अब कुछ है नहीं है, उसका प्रभाव कुछ नहीं है, उसको सबसे पहले उसको ले जाकर हम लोग दाह संस्कार करते हैं, है ना। आए करते हैं कि ना। तो जिसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसको हम रखना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ नहीं रखे हैं। क्योंकि अगर A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 आ जाए तो यहीं से हमारा काम फाइनल हो जाएगा, हमको C1 बटा C2 की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो C1 बटा C2 इसलिए नहीं रखे। तो समीकरण युग्म का नाम क्या होगा? तो हो जाएगा संगत। क्या हो जाएगा? संगत या अविरोधी। संगत या अविरोधी। संगत या इसी कहेंगे अविरोधी, याद रखना अविरोधी। अ माने नहीं, विरोध करने, जो विरोध करने वाला नहीं उसी का ना हल निकल सकता है। जैसे दू गो है दोनों, और दोनों क्या है, विरोध एक दूसरे का नहीं करता, तब एक ओकरा ही उछल जाएगा, ओकरा ही उछल जाएगा। और जब दोनों तब तक नहीं मिलेगा तब ना उसका हल निकलेगा जे। तो अविरोधी या संगत, संगत का अर्थ है कि दोनों एक समान, है ना। तो समीकरण युग्म का नाम क्या है? संगत या अविरोधी। इसके हलों की संख्या एक होगा। हलों की संख्या क्या होगा? एक और केवल एक। इसके हल एक से अधिक नहीं आएंगे, न एक से कम आएंगे। ऐसा ग्राफ क्या ऐसा होगा? प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी रेखा ग्राफ होगा, प्रतिच्छेदी होगा। मतलब कि इसको अगर बात किया जाए, यह पार्टी देख लिया जाए तो प्रतिच्छेदी होता है कैसा? तो ऐसे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। माने इसका अगर ग्राफ खींचेंगे तो एक जगह जो कहूं प्रतिच्छेद करेगा, और एक जगह प्रतिच्छेद करेगा तो कितने हल? एक हल। एक जगह प्रतिच्छेद करेगा तो एक जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए प्रतिच्छेदी कहते हैं। प्रति माने एक दूसरे को छेद कर रहा, एक दूसरे को काट रहा है। इसके संगत या अविरोधी, इसका शर्त क्या है? A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। अब इसका शर्त दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कि अगर A1 बटा A2 बराबर हो जाए B1 बटा B2 के, लेकिन ये करा कि हम तो बराबर नहीं है C1 बटा C2, तो इसका भी एक हल, ये भी एक शर्त हो सकता है ना। अगर कोई तीन चीज के इस प्रकार से अगर शर्त लिखे तो तीन प्रकार के शर्त लिख सकते हैं, है ना। तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 हो, मतलब कि A1 बटा A2 को तुलना किया B1 बटा B2 तो दोनों बराबर हो गया। लेकिन B1 बटा B2 और C1 बटा C2 को तुलना किया तो बराबर नहीं है ना। ये दोनों बराबर लेकिन बराबर नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? असंगत। असंगत। तो देखो संगत के उल्टा क्या हो गया? तो अविरोधी के उल्टा क्या होगा? क्या बात है, इनमें अ न लगल था तो यहाँ अ लग गया, यहाँ अ लगल है तो यहाँ अ विरोधी। मतलब कि हम जैसे दूगो है व्यक्ति, जैसे रौकी है, आयुक्त है, वो दोनों एक दूसरे का दुश्मन है, तो एक दूसरे का विरोध करता है। बताओ उस दोनों के बीच अगर बात करने की आ जाए तो बात होगा दोनों के बीच? कहियो वो घरे कहीं जाएगा, वो से मिलेगा, और जब मिल ही नहीं करेगा तो हल किस? जब हम तुमको विरोध कर रहे हैं तो वहां हल निकलेगा कुछ हो जाए? जब तक हम विरोध कर रहे हैं, मान लो खेत है, आखिर दो भाई है, दोनों में बंटवारा हो रहा है, उसका विरोध ना हम उप पार्टी लेबो, हम ये पार्टी लेबो, उस दोनों में कोई हल निकलेगा? कहीं वो दोनों बात करेगा मिलकर? नहीं। उसको क्या कहते हैं? अविरोधी, है ना। उसको क्या कहेंगे? विरोधी। एक दूसरे का विरोध कर रहा है ना। या असंगत, मैं दोनों का संगत एक न है, एक ना तो वो अलग जाएगा तो वो अलग जाएगा। वो दारू पिए वाला है, वो मछली खाए वाला है, तो क्योंकि दोनों हो सकता है, मछली दारू दोनों साथ पिए वाला होगा। चलो सिंपल सी बात, असंगत या विरोधी। मान लो एगो का है मछली मुर्गा खाए वाला, एगो है कि शाकाहारी है, एगो है कि मांसाहारी है, तो दोनों एक दूसरे का हल होगा, दोनों एक दूसरे के साथ कभी रहेगा। अब तुम क्या कहेगा कि हिरण और बाघ एक के साथ रहे? हिरण है क्या? मांसाहारी है ना, शाकाहारी। ओ अब बाघ क्या है? शाकाहारी है ना, मांसाहारी। तो बाघ मांसाहारी है और हिरण क्या है? शाकाहारी है। अब ये कहेगा कि एक दोनों हम मिल जाएंगे, तो मिलेगा कहियो जे?
वो कहेगा कि आओ ना मिल भाई, आओ आओ आ जाए दिए स्टार्ट। तोरे तो हम खोज रहे थे, खत्म, स्वाहा, टाटा बाय बाय, सब हो जाएगा। मतलब कि विरोधी जब विरोध करते हैं तो हल कहां से निकलेगा? तो इसके क्या होंगे? एक भी हल नहीं होंगे, एक भी हल नहीं होगा। समझ में आया? तो कोई पूछेगा कि असंगत या विरोधी समीकरण युग्म का कितना हल होता है? एक को नहीं, है ना। और जब एक को हल नहीं होगा तो कहूं मिलेगा? और नहीं मिला तब ना हल हुआ। जब नहीं मिलेगा तो इसके समांतर रेखा होगा। क्या होगा? समांतर। इसका ग्राफ कैसा होगा? समांतर रेखा। इसका प्रतिच्छेदी रेखा, इसका समांतर रेखा होगा ना। समांतर रेखा की परिभाषा पढ़ी क्या है कि वैसी दो सरल रेखाएं या वक्र रेखाएं जिसके बीच की दूरी हमेशा क्या हो? समान। जब बीच की दूरी हमेशा समान है तो कहीं मिलेगा? जैसे रेल की दो पटरियां पर सीधे चल जाओ, कहीं मिलेगा इसे? अगर ये मुड़ेगा तो यह मुड़ जाएगा, ये मुड़ेगा तो यह मुड़ जाएगा। तो दोनों के बीच की हमेशा समान दूरी। तो जब मिल ही नहीं करेगा तो हल होगा? नहीं होगा। तो समांतर रेखा, और समांतर रेखा कैसे पाते हैं? तो एकदम सीधा सीधा दूगो, क्योंकि हमेशा इसके बीच की दूरी क्या होना चाहिए? समान। कहीं मिलेगा? कहीं अनंत तक में बढ़ा, अनंत तक में बढ़ा, तो कहीं नहीं मिलेगा। और जब मिल ही नहीं किए तो हल कैसन? जब मिल ही नहीं किए तो हल कैसन, है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग कि ये दो शर्त हो गया। तीसरा शर्त क्या हो सकता है कि यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो, है ना। पहला में बराबर नहीं हो, दूसरा बराबर नहीं हो, और तीसरा में बराबर नहीं हो वाला कोई ना हो, मतलब कि सभ्य बराबर हो, है ना। पहला में एक को बराबर ना हो, दूसरा में एक बराबर हो, तीसरा में तीनों बराबर हो, है ना। आए बात एकदम आराम से। तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे आश्रित। क्या कहेंगे? आश्रित समीकरण युग्म। आश्रित समीकरण युग्म। ये भी संगत का ही प्रकार है। ये भी क्या है? संगते प्रकार है। अगर आश्रित न रहेगा तो संगत मार सकते हैं। समझ में आया? क्योंकि जब मिलेगा तो संगत में हो गया। जे कोई एक जगह मिलता था, आई है कि अनंत जगह मिलेगा, है ना। आश्रित मतलब कि हम तोरे पर है एकदम आश्रित। तू खायला देवो तो खबुओ, न खायला देवो तो न खबुओ। जैसे हम लोग माता पिता पर आश्रित है ना। अभी अपने पर आश्रित है कि माता पिता पर है? माता पिता पर आश्रित है, तो वहां से जो पापा खाएंगे वही तुमको खिलाएंगे। तो अनंत वहां से खाना मिलता है कि ना। कहीं दाल रोटी, कहीं दाल मखनी, कहीं दाल भुंजिया मिल जाता है कि ना। कहीं हो सकता है कि नहीं मिले इसमें, कहीं खाली भुंजिया रोटी मिल जाए, कहीं सब्जी रोटी मिल जाए। तो आश्रित समय में एकदम आप ही पर आश्रित हैं। तो जब आप ही पर आश्रित है तो अनेक हल। क्या हल? अनेक हल। मैंने आदि को हम आश्रित है तो वो जो खाएगा वो हम भी खाएंगे। वो कार से घूमेगा तो हम भी क्या से घूमेंगे? अगर वो हवाई जहाज से घूमेगा तो हम भी हवाई जहाज से। तो इसके क्या होंगे? कितने हल होंगे? अनंत हल। इसके क्या होंगे? अनंत हल। इसका ग्राफ कैसा होगा? संपाती रेखा होगा। कैसा होगा? संपाती रेखा। और संपाती रेखा का अर्थ है कि एक ही पर दोनों, एक ही पर, तो एक ही पर दोनों होगा तो हर एक बिंदु पर न काट रहा है। तो हर एक बिंदु इसका उभयनिष्ठ बिंदु होगा तो इसके अनंत हल होंगे। एक बिंदु उभयनिष्ठ होगा तो एक हल, एको बिंदु उभयनिष्ठ नहीं तो एको हल नहीं। अनंत बिंदु उभयनिष्ठ है तो अनंत हल। तो इस प्रकार से तीनों बहुत ही वीवीआई ये चीज है। इससे हम पढ़ेंगे तो इससे समझ लो कि बहुत सारा क्वेश्चन हमको बनेगा ना। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से आप लोगों के दिमाग में बैठना चाहिए। एकदम ध्यान से इसको जाकर अच्छा से बिठा लो ताकि अच्छा पढ़े तो अच्छा लगे। इन्हें के हम कहूँ ये चीज लिख दिए और तुम सोचो आज तेरी कहाँ से आ गया, तो कहाँ से ना आया? यहाँ से आया। ये लिखते ही हमको पता चल जाना चाहिए कि इसके एक हल होंगे और संगत या अविरोधी होगा। इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी रेखा ऐसा है। उसके अब आ जाएगा कि प्रतिच्छेदी रेखा के कितने उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा कितने उभयनिष्ठ बिंदु होता है? एक। कितने होता है? एक, क्योंकि एक जगह काटा था क्या हल ना हो गया। संपाती रेखा के कितने उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं? अनंत। तब नहीं इसके अनंत हल है। कोई पूछ जाए समांतर रेखा कितने उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं? एक भी नहीं, इसलिए इसके एक भी हल नहीं, है ना। अब मान लो दो व्यक्ति है, दोनों का घर अलग अलग है। अब दोनों क्या है कि संगत है।
अब ये दोनों एक दूसरे का विरोध ही नहीं करता है, तो कभी वो के रूम में चल जाएगा, कभी वो के रूम में चल जाएगा। हाँ, वहां से हल एक ही को निकलेगा, चाहे तो दोनों एक के रूम में रहेगा, एक के रूम में, और चाहे तो दोनों ई रूम में रहेगा। हाँ, मिलना हो तो चाहे तो ई रूम में आ जाएगा, चाहे तो ई रूम में, तो एक हल। अगर मान लो कि दोनों एक दूसरे का विरोध करता है, तो कुछ हो जाए, वो ओकरा ही न जाएगा, वो ओकरा ही न जाएगा, तो कहियो मिलेगा नहीं मिलेगा, तो को हल ना निकलेगा, है ना। अब मान लो कि दोनों के एक एक घर हो, एक एक रूम में हो, तो हमेशा तो वही में दोनों रहेगा, तो वही में रहेगा, तो कितने हल? अनंत हल, है ना। मतलब कि आश्रित हो, एक दोनों का क्या है, आश्रय एक के है, रहने वाला घर एक के है, तो दोनों तो वही में ना रहेगा, हमेशा उसका हल निकलेगा, माने कि अनंत हल। ऐसे भी समझ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नींद भी आ रहा है, उठा उठा के बैठा देंगे, समझा ना, नीचे ले जाके। अब देखते हैं हम लोग आगे, समझ में आया नहीं ला? आए, अब आगे देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3.1। 3.1 क्या कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का चैप्टर नंबर 3.1 पढ़ रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, कौन कहता है? आफ्ताब। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है? कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। माने 7 साल पहले, पूर्व माने क्या होता है? पहले। पूर्व माने क्या होगा? पहले। कोई मान लो कि आज तुम्हारा उम्र 15 साल का है, आज कितना उम्र है? 15 साल। अब कोई पूछे 7 साल पहले तू कितने साल का था, बताओ। 7 साल पहले कितने साल का था? 8 साल के। 7 साल पहले कितने साल का? तो वर्तमान उम्र जो है अभी का होगा। पूर्व या पहले पूछेगा तो उसमें से उतना घटा देंगे। अगर वह बाद पूछ दे कि आज तुम 15 साल का हो, 5 साल बाद कितना साल का हो जाओगे? 20 साल। या पश्चात पूछे, पश्चात मान होता है बाद है, तो पश्चात या बाद में जोड़ देंगे, पूर्व या पहले में घटा देंगे, वर्तमान अभी जो है ना। अब 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह एक मनोरंजक है? ये पूछा क्या है? मनोरंजक है, खाली खेल कूदे वाला बनाहू वाला है। स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। किस रूप में? बीजीय रूप में, बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में। तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर देंगे और ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए ग्राफ निकालने पड़ेगा, ग्राफ बनाने पड़ेगा। अब बीजगणितीय रूप में सबसे पहले व्यक्त कर ही पड़ेगा, चाहे तो ग्राफीय रूप में बनाना हो चाहे न बनाना हो। सबसे पहले किस रूप में व्यक्त करेंगे? केवल बीजगणितीय रूप भी कहता ना तो हमको बना ही पड़ता ना। देखते हैं भलो, तो सिंपल सी बात है, हम चलते हैं बीजगणितीय रूप में सबसे पहले हल करेंगे। तो देखो इसमें 2 है, आफ्ताब है, आफ्ताब के पुत्री है, ये ना जे आए, आफ्ताब है और आफ्ताब के पुत्री है। 7 वर्ष पूर्व मैं मतलब कि आफ्ताब। तो इसमें क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो इसमें जब भी मानेंगे तो 2 को चर मानेंगे। तो इसमें जब भी आएगा तो 2 व्यक्ति ही आएंगे, व्यक्ति के रूप में, है ना। एगो आफ्ताब है तो एगो आफ्ताब की क्या है? पुत्री है, तो मान के ही बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे? हल। यहाँ लिखेंगे माना कि किसका उम्र है? आफ्ताब का उम्र या वर्तमान उम्र या उम्र डायरेक्ट, वह आफ्ताब का उम्र 1 वर्ष है। मान लिया। वर्तमान उम्र लिखो चाहे ना लिखो, वो वर्तमान लिखाएगा। अभी है तो वर्तमान ना है, आए ना, तो वर्तमान उम्र भी मान सकते हैं कि माना कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र 1 वर्ष है, या माना कि आफ्ताब का उम्र 1 वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वर्तमान उम्र लिख सकते हैं या नहीं भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। एवं उसके क्या चाहिए? पुत्री का उम्र y वर्ष है। क्या वर्ष है? y वर्ष है। मान लिए तो आफ्ताब का उम्र 1 वर्ष और उसके पुत्री का y वर्ष। अब क्या कर रहा? प्रश्न से, अब हमें मान लिया प्रश्न से, चलो प्रश्न से कर रहा है, एकदम अच्छा से बनाना चाहता है। तो 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो 7 साल पहले की उम्र बनाना पड़ेगा। तो 7 साल पूर्व, तो यहां लिख सकते हैं कि 7
वर्ष पूर्व आफताब का उम्र बराबर, तो 1 साल अभी है ना जी, 7 साल पहले 7 साल कम न हो जाएगा, इतना न हो जाएगा, नहीं समझ में आया? 7 साल पूर्व, पूर्व में आप पहले में घटाते हैं, जितना साल पूर्व करेगा उतना ही साल घटाएंगे, एवं 7 वर्ष, 7 वर्ष ना है जी, पूर्व उसके, उसके मतलब किसके, आफताब के, उसके पुत्री का उम्र, अगर हम लिख देंगे तो y माइनस क्या हो जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा। आए ये प्रश्न से हम लिखेंगे क्योंकि 7 वर्ष पूर्वे कह रहा है, और जब भी तुमको लगेगा कि एक में कह रहा है लेकिन घटाएंगे दोनों में, क्योंकि 7 वर्ष पूर्व अगर हम जा रहे हैं तो उसकी पुत्री का भी 7 वर्ष पूर्वे जाना है ना। अब यहाँ कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं माने कि आफताब, तो आफताब क्या हो गया, इसलिए x माइनस 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, तुमसे मतलब कि पुत्री से, पुत्री का उम्र क्या है y माइनस 7 गुनी आयु का था, माने कि हम जो थे तुमसे 7 गुनी, तो इस 7 गुनी ना है जे, तो अगर इसमें 7 से गुना कर देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ये तो 7 गुनी है, ये है, तो क्या छोड़ के इसमें करेंगे 7 से तब ना बराबर होगा, आए तो बराबर हो गया। बराबर करने के लिए क्या करते हैं कि दोनों को बराबर करने के लिए बराबर करना पड़ता है आगे, तो अगर ये 7 गुना है तो एक 7 गुना करेंगे तब ना बराबर है, तो ये प्रश्न में देवले कि 7 गुना है, तो ये हम लिख ही दिए थे 7 गुना है, लेकिन y माइनस 7 गुना नहीं था, तो इसको 7 गुना करेंगे तब ना बराबर आएगा, तो 7 गुना कर दिए, या यहां से हल करेंगे तो x माइनस 7 बराबर 7 y माइनस से 49 होगा ना, या अचर राशि एक तरफ, अचर राशि तो x अब प्लस 7y पड़ेगा तो माइनस 7y बराबर माइनस 49, माइनस 7 पड़ेगा तो प्लस 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 42 ना, माइनस 42, ई हो गया बीजगणितीय विधि में इस समीकरण क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। उसी तरह से चलेंगे पुनः प्रश्न से, क्या चीज चलेंगे, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न क्या कर रहा है कि 3 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद, तो फिर 3 वर्ष बाद तुम दोनों को निकालने पड़ेगा कि 3 वर्ष बाद, लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद आफताब का उम्र, आफताब का उम्र, कौन खास रहा जी, आफताब का उम्र, तो 3 वर्ष बाद, तो देखो आफताब का उम्र 1 साल था ना जे, 3 वर्ष बाद, तो बाद में जोड़ेंगे घटाएंगे तो x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। 3 वर्ष बाद आफताब का उम्र एवं 3 वर्ष बाद उसके पुत्री का उम्र क्या हो जाएगा y प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। अभी दोनों आ गया, अब क्या कर रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मैं मतलब कि आफताब कर रहा है, आफताब का 3 वर्ष बाद क्या था x प्लस 3 था, उसके पुत्री का y प्लस 3 था। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे ही 3 गुनी हूं, है ना, तो ये 3 गुना है, तो बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना कर पड़ेगा ना जी, तो इसमें 3 से क्या कर देंगे गुना, तब आपस में क्या हो जाएगा बराबर। अब आपस में बराबर हो गया तब इसको हल कर सकते हैं, आए तो x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 9, या x माइनस 3y बराबर 9 प्लस 3 हो जाएगा था, इसलिए x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 गया, समीकरण सेकेंड। तो बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय ग्राफीय रूप में व्यक्त करें तो बीजगणितीय रूप यही व्यक्त हुआ, समझ लो, हल नहीं करना है, व्यक्त खाली करना है।
बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है ना जे, हल करेला रहता तब ना कोई विधि से बनाते हैं। तो ये व्यक्त हो गया। अब इसको हम किस रूप में व्यक्त करना है? ग्राफीय। अब यहां से हम ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। किस रूप में व्यक्त करेंगे? ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले फिर हम चलते हैं, इसको छोटा इस तरफ कर दिया जाए, है ना। अब यहां देखिए, अभी हम लिख सकते हैं कि अतः बीज गणितीय रूप क्या हुआ? x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और x प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 3y बराबर 6। ये हो गया बीजगणितीय रूप। क्या हो गया? हुआ ना। इसको हम समीकरण फर्स्ट सेकंड मान हो सकते हैं। इस समीकरण फर्स्ट हो गया। क्या हो गया? अब ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए चलेंगे। तो ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए चलेंगे, चलो अब देखेंगे ग्राफीय रूप में। ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए चलने के लिए सबसे पहले हम समीकरण जो आया है उससे कम से कम 3 हल निकालेंगे। कितना हल? 2 हल पर तुम्हारा काम चल जाएगा। लेकिन 2 हल अगर निकाल के बनाया तो गलती हुआ तो ना पता चलेगा। गलती बना चाहे सही बना, बन जाएगा। लेकिन 3 हल अगर निकाल के बनाएगा तो गलती जहां होगा वहां तुम्हें पता चल जाएगा कि गलती हो रहा है, क्योंकि एक के सीधे में लाइन में न आएगा। लेकिन 2 गो के कहूं बिंदु रखो तो उसको तो मिला ही सकते हैं ना। 3 गो कहूं रख के नहीं मिला सकते हैं। जैसे कि 3 गो ही रख दिया, अब मिलाना है तो मिला देंगे। लेकिन 3 गो ये रख दिया, अब मिलाना है तो एक लाइन में मिलेगा? रैखिक हो रहा है तो मिलेगा तो ऐसे ना जे, तो सरल रेखा ना होगा, तो वक्र रेखा ना हो गया। लेकिन अगर 2 गो बड़ा गलती में 2 गो आ जाए तो वो मिल जाएगा। कैसे आ जाएगा 2 गो तो मिल जाएगा कि नहीं? तो कौन निकालना अच्छा बात है? 3 हल। कितना हल निकालना अच्छा बात है? 3 हल। क्योंकि 3 हल अगर निकालते हैं और कहूँगा कि गलत निकल जाता है तो हमको पता चल जाएगा, उसको फिर हम अच्छा कर लेंगे, सही कर लेंगे। लेकिन 2 हल निकालेंगे तो पता नहीं चलेगा। अगर 2 हल निकालें तो पता चला है, गलती निकाल दिया नहीं पता चला। क्यों? क्योंकि अगर 3 हल निकाले, जैसे 3 हल निकाले तो एगो बिंदु यहाँ आ गया, एगो बिंदु यहाँ आ गया, एगो बिंदु यहाँ आ गया, तो 3 हल निकाले तो हमको पता चल गया तेरी तो सरल रेखा हुआ नहीं। लेकिन मान लो कि 2 हल निकाले, चाहे तो ई चाहे तो ई, तो इसको मिलाओ तो इहो मिल जाएगा, सीधे मिल जाएगा कि ना? इसको मिलाएगा इहो मिल जाएगा, मिल जाएगा कि ना? इसको मिलाएगा तो इहो मिल जाएगा। मतलब कि 2 हल निकालेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि सही है कि गलत। लेकिन 3 हल निकालेंगे तो हमको एकदम अच्छा से पता चल जाएगा। सही आएगा तबे एक लाइन में आएगा, सही नहीं रहेगा तो एक लाइन में आ ही नहीं करेगा। तो हमको वहां पता चल जाएगा तेरी एक लाइन में नहीं आ रहा है, तो लगता है कि मान निकाला हुआ क्या है? गलत है। तो उसको फिर चेक कर लेंगे। समीकरण फर्स्ट है। समीकरण फर्स्ट क्या दिया है? x माइनस 7y बराबर माइनस, हल निकालेंगे। हम जानते हैं, देखो समीकरण फर्स्ट एगो समीकरण लिया है तो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। तो 2 चर रैखिक समीकरण है तो इसके तो अनंत हल होता है ना जे, तो हमको 3 हल निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो 3 हल निकालने के लिए क्या करते हैं? चाहे तो हम x का चाहे तो y का मान निकाल देते हैं जो इजी लगे। तो जिसका गुणांक सबसे कम वो इजी है ना जे, क्योंकि गुणांक वाला से भागा दिया जाता है। तो सबसे आसान होता है भागा देना 1 से, क्योंकि 0 में कोई संख्या से भाग तो दे नहीं सकते, तो उसके बाद 1 से ना, क्योंकि 1 से भागा देने पर वही के वही। तो जिसका गुणांक 1 है उसका मान निकालो। तो इसलिए x बराबर माइनस 42 माइनस 7 ऊपर जाएगा तो प्लस 7y होगा कि ना? या अगर इसको लिख सकते हैं, या एक बार स्टेप बढ़ा देते हैं, इसलिए यहाँ लिखते हैं कि x बराबर प्लस वाला के पहले लिख देते हैं और माइनस वाला के बाद में। यहाँ से कम 3 हल निकालते हैं। कितना हल? 3 हल। किसका किसका? x और y का 3 हल निकालते हैं। अब देखो इसमें x बराबर निकाल रहे हैं तो निकलेगा x बराबर एगो अपन मन से रखे पड़ेगा। तो जो इस तरफ आएगा उसका मान रखे पड़ेगा। तो x y 2 चर है ना जे, तो एगो के रखे पड़ेगा तो एगो निकलेगा। तो y को अपने से रखे पड़ेगा तो x निकलेगा, है ना? x रखेंगे तो y निकलेगा, लेकिन उसके लिए हल करे पड़ेगा ज्यादा ना। तो यहाँ हमको रखना है कभी y में, क्या में रखना है? ऐसा रखना है ना कि जोड़ घटा के तो छोटा है बड़ा ना है। अगर यहाँ 0 रख देंगे तो 7 में से 42 जाएगा तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो इसको ऐसा रखो कि कम कम आवे, जैसे 7 y बराबर 7 रखो तुम, y बराबर
7। तो अगर y बराबर 7 रखेगा तो 7, यहाँ 7 है पहले से, 7 y तो 7 गुने y है, y का जो मान आएगा y में गुना 7 में गुना आएगा तो 7 है, तो 49 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 49 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, तो 49 में से 42 जाएगा तो कितना आएगा 7, क्या इतना आएगा 7 आएगा कि ना। अगर यहाँ 6 रखो y के जगह पर, जब भी रखना है y में रखना है, क्योंकि यहाँ y अभी ध्यान रहता है हमारे y में रखते हैं लेकिन लिख देते हैं x में, तो हो जाएगा गलत है ना। तो y बराबर 6 रखे तो 7 छक, अब 42 में 42 गया 0 हो गया ना। अब मान लो कि रख देते हैं 5, क्या रख देते हैं 5, तो 7 बचे, अब 35 में से 42 जाएगा तो -7, ये तीनों हला है ना, क्योंकि इसको बनाना आसान है, 7 0 6 7 5 ये ग्राफ पर आ जाएगा। लेकिन अब 35 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, तो उसके लिए ग्राफ को हमको बढ़ा के लेना पड़ेगा ना, फिर 5 5 के अंतर लेना पड़ेगा। तो सबसे आसान होता है एकक के अंतर लेके बनाना। अब उसी तरह से हम क्या में चलेंगे, समीकरण सेकेंड से, समीकरण, तो समीकरण सेकेंड आया था ना जी, क्या आया था, x - 3y बराबर 6, इसलिए x बराबर 6 और -3y पर जाएगा तो +3y। एक से क्या हल निकालेंगे, 2 को निकालेंगे तो सही है, लेकिन कम से कम निकालना है को 3 को, क्योंकि हमको ये पता चल जाए कौन गलत है कौन। यहाँ y का मान रखना है, यहाँ 6 में जोड़ना है जी, यहाँ कम रखेंगे तो अच्छा है, जैसे 0 रखो y की जगह पर, तो 3 गुना 0 बराबर 0, तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आए। अगर -1 रख दिए, क्या रख दिया, तो माइनस प्लस माइनस और 3 का, तो -3, तो 6 में से 3 गया, आएगा कि ना आए। अब मान लो कि 1 रख दिए, खाली 1 +1, तो 3 का, तो 6 3 आ गया, तो इसका भी 3 हल, इसका भी 3 हल। अब हम इसको ग्राफ के रूप में बना सकते हैं, ग्राफ के रूप में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ग्राफ के रूप में बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, ग्राफ चाहिए, वो क्या चाहिए, ग्राफ, ग्राफ का पेजा चाहिए ना जी, चाहिए कि ना। तो ये ग्राफ के पेजा है, आप घरे घरे है ना, चलो अच्छा बात है। तो बनावे यही करता होगा, हाँ नहीं है तो खरीद लेना, बुढ़वा में है ग्राफ के पेजा, हो कौन डाउनलोड किया है, मैं ही करता है। मोर सिंबल यहां से बैकग्राउंड में, ओ हाँ, इसने में पता चल जाएगा ना। और चलो ना आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग देख लेते हैं। समझ में आ रहा है कि ना, अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक जरूर कर दे। कहाँ पढ़ा रहे थे जी, ये तो दूसरा गया क्वेश्चन ना, तो उसका ग्राफ हम बना के दिखाना है ना। तो ग्राफ बना के दिखाना है, कहाँ पढ़ा रहे थे, इसमें ना पढ़ा रहे थे आए। तो इसका ग्राफ हमको बनाना है, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमको सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसके बाद ऊपर जाना पड़ेगा, इसको एक कोना में सजाना पड़ेगा ताकि जब जरूरत पड़े तो इसको ले लें। अब अगर छोटा नहीं होगा, कहेगा मेरे छोटा नहीं होंगे, तो हमको केवल इस मान से ही जरूरत है ना। यहाँ ले लेते हैं,
अब हम निकालते हैं ग्राफ का पिज्जा। ग्राफ का पेज निकाल के हम आप लोगों को आज बताएंगे। ये हो जाएगा कांची में, हो जाएगा पिक्चर में, पिक्चर में आएगा व्हाट्सएप, व्हाट्सएप में आएगा ग्राफ का पेज। कहूँ आया है, देखो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ। दिखाई दे रहा है कि ना जी? हाँ, छोटा छोटा, ये तो बहुत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। कॉपी हो गया हो। बक कौन कौन कर रहा है? बक इधर दुद्दू आ गया। चलिए हम बना के दिखा देते हैं। जैसे अभी हमको ग्राफ के कोई बनाना, सबसे पहले ग्राफ का पेज इसी प्रकार से होता है। उसमें हमको एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, एक क्या होता है ऊर्ध्वाधर, एक होता है क्षैतिज रेखा लेते हैं। तो रेखा जैसे कि बीच वाला पर लगभग लेते हैं। किस पर लेते हैं? बीच वाला पर। क्या पर लेंगे? लो थोड़ा सा ऊपर रखो। लगभग हम बीच वाला पर लेते हैं, और नहीं हो लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सब प्लस में तुम्हारा आया है तो माइनस वाला छोटो करके एकदम सीधा लाइन लेते हैं। इस पर एकदम स्केल के द्वारा क्या कर देते हैं? सीधा ये दोनों तरफ तीर के निशान देते हैं। ए गो इसमें हम लेंगे, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स, आई हो जाएगा, ये हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ जो दोनों एक दूसरे को काटा वहां 0 0 होगा। क्या होगा? 0 0। यहाँ से यहाँ E1 है, E1 है, E1 है, E1 है ना। यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ, है ना। बराबर दूरी पर लेंगे इसमें। ऊपर से ऊपर जाएंगे तो देखो थोड़ा सा मोटा लाइन, एक के बाद ये थोड़ा सा मोटा लाइन, एक के बाद ये थोड़ा सा मोटा लाइन, और बाद ये थोड़ा सा मोटा लाइन, है ना। यहाँ ई मोटा लाइन है, यहाँ ई मोटा लाइन, ई मोटा लाइन। अगला इसमें बराबर दूरी पर है। अब देखिए अगर 1 2 लेंगे, 1 2 3 4, 4 तक ना आएगा, लेकिन हमारा ग्राफ निकालने के लिए 7 है, 5 है, 9 है ना जी। तो एक एक से बढ़िया है कि हम 2 2 का अंतर ले लेंगे। अंतर समान होना चाहिए जितना ले। तो जैसे ये 2 का अंतर ले लिया, 2, तो ये क्या होना चाहिए? 4, ये क्या होना चाहिए? ये क्या होना चाहिए? 8। उसी तरह से यहाँ होना चाहिए 2 4 6 8। डैश तरफ जाएंगे तो -2 -4 6 माइनस, इधर जाएंगे तो -2 -6 -3 कौन बोला जी? यहाँ दुदू का अंतर बना ले रहे हैं, तो दुदू के अंतर पर लेंगे तो 3 कहां से आएगा? नहीं ना आएगा। इस प्रकार से हम सबसे पहले ग्राफ बना लेंगे। आप लोग के ग्राफ जो पेज होगा उसमें 1 2 लेके बनाना है, क्योंकि बड़ा बड़ा होगा ना पेज है, उसमें और ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक उन्हें जाना है, इन्हें आ जाना है, उन्हें जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना। ध्यान रहे कि इस संख्या रेखा है, समझ लो। तो संख्या रेखा पर क्या है कि जहां 0 होता है तो 0 के दाएं तरफ पॉजिटिव होता है, बाएं तरफ निगेटिव होता है। ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे निगेटिव होता है। अब हम जैसे समीकरण फर्स्ट है तो समीकरण फर्स्ट से सरियाएंगे। तो समीकरण फर्स्ट में क्या देखें? एक्स का भी मान 7 और वाई का भी मान 7। तो समीकरण फर्स्ट में एक्स का भी मान 7, तो एक्स पर 7 खोजेंगे। तो एक्स पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो 6 और 8 के बीच में 7 होगा कि ना? हाँ, तो बीच के वो बिंदु है 2 4 6 है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ बीच में तो ई आ जाता है। बीच में क्या आएगा? ये दोनों के बीच आएगा ना जी। तो ये दोनों के बीच आएगा। वाई का भी मान 7 है, तो 7 6 और 8 के बीच आएगा ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, एक बीच में यहाँ आ जाएगा ना। तो देखो यहाँ ही दर्शाना नहीं है, हम ध्यान दे दीवार है। तो आप लोगों का एकदम लाइन पर आएगा। तो जैसे इसके सामने आएंगे
और इसके सामने जाएंगे तो हमारा कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। जैसे इसके सामने यहाँ, तो इसके सामने जाएंगे तो यहाँ, यहाँ मिला कि ना, तो इसको ऐसे बिंदु बना देंगे। और पहले x का मान 7, फिर y का मान 7, y का मान कितना है 7, y का मान कितना है 7, तो 7 7 रख देंगे, कोई दिक्कत। उसी तरह से आ जाओ x बराबर 0 y बराबर 6, तो x बराबर 0 तो यही ना है जी, x y का मान 0 तो यही होता है। और y बराबर कितना है, y बराबर, तो y का मान यहाँ 6 ना है जी, तो एक सीधे सामने जाओ, 6 यही ना मिला, 6 यहाँ मिला कि ना, तो x का मान पहले 0, y का मान 6। निर्देशांक में तुम्हें पढ़ा होगा, पहले x उसके बाद अगर इसको बैठाना है तो -7 और 5, -7 और, तो x के मान -7, तो -7 कहाँ होगा, ये दोनों के बीच होगा कि ना, 6 और 8 के बीच, 6 और 8 के बीच -7 यहाँ होगा, होगा नहीं, हाँ आए। y का मान कितना है 5, y का मान क्या है, तो 5 क्या होगा 6 और 4 के बीच, 6 और 4 के बीच यहाँ, तो यह ना होगा पीछे जी लगभग। ई में यहाँ आएंगे तो इसमें यहाँ जाओ यहाँ, और इसमें यहाँ जाएंगे तो यहाँ ना आ जाएगा, आए 5 है ना, है 4 और 6 के बीच में क्या होगा 5, और 6 और 8 के बीच में 7 होगा ना माइनस, तो इसको मिला दिया तो ये कितना होगा -7, 5 x y। अभी देखेंगे तीनों एक सीधी रेखा में आया ना, तो स्केल की सहायता, स्केल से तीनों बिंदु को मिलाएंगे और सीधे एक रेखा खींच देंगे। हमारे पास स्केल तो है नहीं, तो हम ऐसे मिला लेते हैं, तो वही हम लोग काम पर सीधा आ गया है, खींच दिया है। इस पर जो समीकरण का ग्राफ था वो समीकरण लिख देते हैं। तो समीकरण क्या था इसका ग्राफ, x - 7 y बराबर -42, तो इस पर रख दो x - 7 y बराबर -42, क्योंकि पता चल जाए कि किस समीकरण का है, तो समीकरण फर्स्ट का ही था। एगो खिंचा गया ना हमको, अब इसे हम दूसरा समीकरण से खींचेंगे। तो दूसरा समीकरण में देखेंगे x बराबर 6 तो y बराबर 0, तो y बराबर 0 तो यहाँ ना जी, और x बराबर 6 तो यहाँ ना, आए तो x y बराबर 0 तो यहाँ है ना, x y का मान 0, और y x बराबर 6 तो x बराबर 6 तो यहाँ ना मिला हमको, तो यहाँ आएगा। तो यहाँ क्या होगा 6 पे ना, यहाँ थोड़ी आएगा, यहाँ आएगा, तो हनियों के यहाँ आएगा ना जी। तो यहाँ एक क्या है y बराबर 0 x बराबर 6, तो x बराबर 6 और y बराबर क्या हो गया 0। अगला देखो क्या है 3 और -1, 3 और, तो x का मान 3, तो x के मान 3 और 2 और 4 के बीच में होगा 3 ना, और y का मान कितना है -1, तो y का मान -1 नीचे ना आएगा, तो 0 और 2 के बीच में -1, 0 और 2 के बीच में, तो यहां से आएंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ 3 और -1। उसी तरह से आगे चलते हैं हम लोग, तो 9 आए 9 और x का मान 9, x का मान 9 कहाँ है, x का मान है ये ना 9, तो छोड़ दो, दो से तो काम चल नहीं जाएगा, तो ये दोनों को लगा के वो खींच दो, तो नहीं ग्राफ में तीनों से काम चल जाएगा, तीन को मिल जाएगा। आया हाँ, तो इसका ग्राफ खींचे, तो इसका जो एथी होगा वो लिख देंगे, क्या है हो जाएगा। तो ये दोनों समीकरण का ग्राफ हम खींचे ना, तो ग्राफीय रूप में व्यक्त हुआ कि ना। इधर इसके एक हल होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समांतर नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को आगे ना आगे जाके क्या होगा, अगर सीधा सीधी खींचेगा ना तो लगेगा कि देखो इन्हें जो दूरी बढ़ते जा रहा है, इन्हें दूरी क्या होता है घटते जा रहा है, तो घटित घटित कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इसके एक हल होंगे, प्रतिच्छेदी रेखा आएगा, समझ में आया ना। तो इस प्रकार से ग्राफीय रूप में व्यक्त करते हैं। ऐसे ग्राफ के द्वारा इस पर समझाना हार्ड है ना, लेकिन तुम्हारे पास अगर स्केल है, पेंसिल है, कटर है, तो वहाँ ग्राफ के पेजा है, उस पर बताना क्या है आसान है, क्योंकि वहाँ स्केल से सीधा पारेंगे तो वहाँ क्या होगा हमको एकदम जो आएगा, जो जानते हैं वो आ जाएगा। समझ में आया ना ग्राफ कैसे पाते हैं। तो ग्राफ पाने के लिए इस प्रकार से बनाते हैं। चलते हैं आगे, जो बच गया है ये हमको केवल दिखाना था कि ग्राफ कैसे पाते हैं, तो ग्राफ तो उतारिएगा नहीं। हो गया, यहां तक था ना जी। चलिए आगे चलते हम लोग, 9वां पेज, दूसरा क्वेश्चन है ना, क्या है दूसरा क्वेश्चन, इनमें हम बदल दिए थे क्या हो है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्रिकेट टीम के एक कोच ने
क्रिकेट टीम के कोच, कोच क्या होता है? जो खेलेला सिखाता है कि इन्ने ना मारो उन्ने मारो, है ना। हाँ, एगो बिजनेस कोच होता है, बिजनेस करेला सिखाया जाएगा। एक पाए कि हम भी कोच हैं क्योंकि हम भी सिखा रहे हैं, है ना। तो कोच क्या होता है? कोई चीज को सिखाता है, उसे कोच कहते हैं। तो क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में, कितना रुपया में? 3900 रुपया में। कितना रुपया में? 3900 रुपया में, है ना। 3900 रुपया में 3 बल्ले 6 गेंद खरीदे, 3 गो बल्ला और 6 गो गेंद। और कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की कितने गेंद? 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदे। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है ना। ज्यामितीय रूप ही बताए थे कि ग्राफीय रूप होता है, या उसी को आलेखीय विधि कहो, ग्राफीय विधि कहो, या ज्यामितीय विधि कहो। तो इसको अनुसार इसको हम देखें, इसमें 2 चीज इसमें भी आ गया, क्योंकि हम पढ़ रहे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो इसमें भी 2 आएंगे। तो एक बल्ला एक गेंद, एक बल्ला और एक गेंद। तो जब भी हम किसी का मूल्य मानेंगे, क्योंकि खरीद रहा है तो पैसा दे रहा है ना, तो 1 का मूल्य मानेंगे। कितना का मूल्य? 1 का, क्योंकि 1 का अगर हमको पता हो गया तो हम कितनों के निकाल लेंगे, है ना। तो यहां माना पड़ेगा, मानने पड़ेगा। सबसे पहले लिखेंगे हल, मानेंगे कि माना कि एक बल्ला का मूल्य कितना है? 100 रुपया है, मान लिए। तथा शांत रहो, तथा एक गेंद का मूल्य कितना रुपया मान लेंगे? Y रुपया है। तो मान लीजिए कि माना कि एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया है तथा एक गेंद का मूल्य Y रुपया है। तो प्रश्न से चलेंगे। तो प्रश्न से क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया, टोटल कितना दिया? 3900। उसमें क्या खरीदा? 3 बल्ला। तो एक बल्ला के 100 रुपया, तो 3 बल्ला के 3x रुपया होगा। हाँ, एक पेन का मूल्य 5 रुपया, तो 3 पेन का मूल्य 15 गुना कर देते हैं। तो उसी तरह से इसमें भी गुना करेंगे। और 6 गेंद तो 6x होगा, लेकिन एक गेंद के कितना माना है? Y, तो 6y न होगा जे। और दोनों के मूल्य मिला देते मतलब कि जोड़ दें, तो कितना रुपया आ जाए? 3900। हो गया समीकरण। अब पुनः प्रश्न से, क्या कर रहा है कि उसी प्रकार के एक बल्ला और 2 गेंद, एक और बल्ला है ना जे, तो एक बल्ला का मूल्य तो 100 रुपया ही है, और 2 गेंदा का मूल्य 2y रुपया ना, पूरा मिला के कितना? 100 रुपया। तो समीकरण सेकंड, तो बीजगणितीय रूप आ जाएगा ना। आई दोनों से अब क्या कर लेंगे हम लोग? मान ज्ञात कर लेंगे 3 को। कितना 3 मान ज्ञात करके हम लोग ग्राफीय विधि में बना लेंगे। बन जाएगा? बन जाएगा ना कि नहीं बनेगा? देखो, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, अब देखिए समीकरण फर्स्ट से सबसे पहले चलेंगे। यहाँ लिखेंगे कि तो आप बीजगणितीय रूप इतना इतना समीकरण फर्स्ट सेकंड। आप ग्राफीय रूप में यहाँ चलने के लिए लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे कि चूंकि 3x प्लस 6y बराबर कितना? 3900 है ना। या देखो, इस असभ्य में अगर देखा जाए तो 3 का कॉमन है, तो ले भी सकते हैं, और नहीं लेंगे तो हम बताए हैं तो उसी का मान ज्ञात करना जिसका गुणांक कम है। इसमें गुणांक x का कम है कि y का? तो x का मान निकालो। तो 3x बराबर बाकी सब को पाटे, तो 3900 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 6y। इसलिए हमको x बराबर आएगा 3900 माइनस 6y बटा 3 गुना में जाएगा था भागा में। समझ में आया ना। तो सिंपल सी बात ये आ गया। तो इससे अब हम y का मान रखेंगे, x का मान आएगा 3 मान, है ना। y का मान रखेंगे। अब मान लीजिए y का मान अगर 1 रख दीजिएगा तो 6 का 6, 3900 में से 6 घटाइए तो कितना होगा? 3894। तो उतना तक ग्राफ पाना संभव ना है। तो इसलिए ये अगर 100 में है तो इसी को भी 100 में बानो, है जे। हाँ, तो मान लो कि इसको मान लो कि 600, y को क्या मान लो? y को क्या मान लिया? तो 600 गुने 6 तो 6 3600,
तो 3900 में से 3600 गया तो कितना बचा? हाँ 300 में 3 से भागो ना देना जे, तो कितना देगा? 100। 300 में 3 से भागो ना देना है तो कितना आ जाएगा? 100। यहाँ 300 भागो देना है ना, हाँ भगा देना है ना। अब मान लो कि इसको हम कितना माने कि 3 से कटू जाए 500, तो 6 पचे 300, तो 3900 में से 300 घटेगा तो 900, और 900 में से 3 से भागा देंगे तो 300 हो जाएगा ना। आए अब कितना माने? 400 मारेंगे तो हो जाएगा, 700 मानेंगे तो हो जाएगा। तो 7 छक 4200, तो 3900 में से 4200 जाएगा तो कितना होगा? -600, माइनस, आप 3 से भागा देंगे तो माइनस आएगा। उसी तरह से इस प्रकार से जब ग्राफ बनाएंगे वहां 100 का अंतर लेंगे। कितना कितना का अंतर लेंगे? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 बन जाएगा। उसी तरह से समीकरण सेकंड निकालेंगे, समीकरण सेकंड से x और y का मान, और उसी तरह से हम लोग क्या कर लेंगे? बना लेंगे। तो गणितीय विधि में हो जाएगा। चलते आगे। अब हम काची कहा -100 होगा। 3900 में से 4200 में से 3900 जाएगा तो कितना बचेगा? -300 ना हो, तो नहीं बोल दिया 600। बताओ तो हमारा साथ है तो यह क्या होगा? 100। ध्यान दे लेना ना, हम गलत ना पढ़ा रहे हैं, देखो तो गलत पढ़ा देते हैं। तो -100 ना होगा। तो इस प्रकार से इसको हम क्या करें? समीकरण फर्स्ट जिस तरह से निकाले उसी तरह समीकरण सेकंड से निकालेंगे और ग्राफीय रूप में क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। हो जाएगा ना कि नहीं? हो जाएगा। चलते हैं आगे। हम लोग पढ़ाते हैं 13। ये खत्म हो गया जी? ओ ये प्लस कर दिए थे। ये आ जाओ, इस भी मूल्य वाला है, तो मूल्य वाला है तो कुछ चीज आएगा तो उसका एक का मानना है। बल्ला गेंदा आया था तो एक बल्ला का मूल्य, एक गेंद का मूल्य। तो यहाँ क्या है कि सेब है, लेकिन किस रूप में ले रहे हैं? केजी के रूप में, है ना। तो जब भी मानेंगे 1 केजी का, इसको हल निकालना है तो हल निकालेंगे, हल निकालेंगे तो कह 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है? 160 रुपया है। तो मान लेंगे कि माना कि 1 केजी किसका? सेब का मूल्य अभी कैसे है बता सकता है कोई? अभी कैसे है जी? 100 रुपये लगभग। अच्छा से लीजिएगा तो 140, 150, 160 हो जा रहा है ना। आज जब परब आ जाए तो उसको से ज्यादा हो सकता है ना। माना एवं 1 केजी क्या चीज है? सेब मान लिया तो क्या? अंगूर का मूल्य कितना रुपया है? y रुपया है। मान लिया कि माना कि 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है। इनमें भी 2 चीज दिया था। तो प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से करे के केजी सेब खरीदना है? 2 केजी सेब तो 2x रुपया प्लस 1 केजी अंगूर तो केवल y रुपया, पूरा मिला के क्या रुपया दिए? 160 रुपया। समीकरण फर्स्ट। पुनः है प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न से क्या है कि अब की पुनः प्रश्न चले तो 1 महीने बाद अब हम गए बाजार आ खरीदे का चीज 4 किलो सेब। तो 4 किलो सेब खरीदेंगे तो 4x प्लस 2 किलो तो 2y बराबर कितना रुपया देना पड़ा? 300। समीकरण तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड आ गया तो बीजगणितीय रूप तो आ गया ना। तो लिख देंगे होता बीजगणितीय रूप ई आई समीकरण फर्स्ट सेकंड। ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए समीकरण फर्स्ट से 3 हल निकालेंगे और समीकरण सेकंड से 3 हल निकालेंगे और ग्राफ में रख देंगे तो बन जाएगा ना। तो इस प्रकार से 3.1 चैप्टर हम लोग बना सकते हैं, है ना। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब